In the previous lectures, we have studied about the respiration of plants. Then we discussed the respiratory system of human beings or advanced animals, and we have discussed the processes like what is inhalation or inspiration and what is exhalation or expiration. ठीक है, इन दोनों में हमने डिफरेंसेस देखे थे लास्ट लेक्चर में कि इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। जब हम इनहेल करते हैं या इंस्पायर करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे रिब केज के अंदर या हमारे चेस्ट मसल्स के अंदर किस किस्म की चेंजेस आती हैं, और जब हम एक्सपायर करते हैं यानी सांस जो है वो बाहर निकालते हैं, सांस जो है वो आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, तब बॉडी के अंदर फिजिकली कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। ठीक है, ये हमने फिजिकली भी देखा था और फिर हमने इसका केमिकली भी देखा था कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो एटमॉस्फेयर से ऐसी एयर बॉडी के अंदर इंटर होती है जो कि रिच इन ऑक्सीजन होती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं यानी व्हेन एवर वी एक्सहेल और एक्सपायर, तो हमारी बॉडी के अंदर से ऐसी हवा जो है या ऐसी एयर जो है वो एक्सपेल आउट होती है जो कि रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर उसको बाहर ना निकाला जाए तो इट विल बी पॉइजनस और डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। ओके, सो नाउ टुडे आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे जी? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी रेट के बारे में कि जब हम सांस लेते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, तब हम 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेते हैं, और जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हम जो है वो सांस की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो फिर एनर्जी डिमांड या ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको कैसे पूरा किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम जो देखेंगे वो होगा थोड़ा सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में कि सांस से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं, और जिनको बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो उनसे क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी, तो सबसे पहला जी आज हमारे पास जो अभी वो है रेस्पिरेटरी रेट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। Humans breathe 16 to 20 times per minute in normal circumstances, that is at rest। ठीक है, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप बैठे पढ़ रहे हैं आराम से और कोई हार्ड काम नहीं कर रहे, कोई सख्त काम नहीं कर रहे, तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस एक नॉर्मल हेल्दी इंसान 16 से 20 टाइम्स जो है वो क्या करता है, सांस लेता है। ठीक है, 16 to 20 टाइम्स क्या करता है, ब्रीथ करता है। The rate of breathing is controlled by the respiratory center in the brain। अब जिस तरह हमारी बॉडी का बाकी हर काम जो है, बाकी हर फंक्शन जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे ठीक आपके पास हाइपोथैलेमस हो गया, वो बॉडी की हंगर थर्स्ट वगैरह को कंट्रोल करता है। ठीक है, आंखों ने जो कुछ देखा है वो ब्रेन तक मैसेज जाएगा, फिर हमें नजर आएगा कि आंखों ने क्या देखा है। कानों ने जो कुछ सुना है वो तब हमें क्लियर कट उसकी विजुअल उसकी ऑडिटरी नर्व जो है वो कान तक लेके जाए, दिमाग तक लेके जाएगी। जब वो दिमाग तक लेके जाएगी फिर हमें पता चलेगा कि साथ खड़ा शख्स जो है वो क्या बोल रहा था। ठीक है, तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन में एक रिस्पिरेटरी सेंटर है। वो रिस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, वो ऑक्सीजन का बैलेंस चेक रखता है। ऑक्सीजन का बैलेंस चेक रखने का मतलब ये है कि बॉडी को जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है तो वो क्या कर देता है जी, रेस्पिरेटरी सेंटर ऐसे सिग्नल्स इशू कर देता है कि हमारी बॉडी जो है वो सांस लेना बढ़ा देती है। ठीक है, और अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में है तो फिर वही दोबारा 16 to 20 टाइम्स आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अब रिस्पिरेटरी सेंटर कब चेंजेस शो करेगा, रिस्पिरेटरी सेंटर कब एक्टिव होगा और या कब डिसेबल हो जाएगा, वो सारे का सारा डिपेंड करता है आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है। ठीक है, सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये है कि अगर वो डिटेक्ट करे कि ह्यूमन ब्लड के अंदर या जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर या रिस्पिरेटरी सेंटर ने डिटेक्ट किया, मेरे अंदर किसी और स्टूडेंट के अंदर उसने डिटेक्ट किया है रिस्पिरेटरी सेंटर ने कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड हैज इंक्रीज्ड, तो अब वो क्या करेगा, अब रिस्पिरेटरी सेंटर ऐसे सिग्नल्स इशू करेगा जिसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, सांस की स्पीड जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देगी और बॉडी के अंदर से फोर्सफुली ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। ठीक है,
अब रिस्पायरेटरी सेंटर कैसे अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा? रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो सेंसिटिव होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर जरूरत से ज्यादा कम भी हो जाएगी तब भी रिस्पायरेटरी सेंटर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ भी जाएगी तब भी रिस्पायरेटरी सेंटर क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरीकों से क्या होगा? अपनी एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म करता रहेगा। देन आपके पास कहता है जी एक्सरसाइज एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब आप क्या करते हो, सांस एक्सरसाइज कर रहे हो, भाग रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आपका क्या हुआ है? मसल्स को एनर्जी डिमांड बढ़ गई है ना, क्योंकि मसल्स ने बार बार मूव होना है। से फॉर एग्जांपल मैं भाग रहा हूँ तो टांगे मूव हो रही हैं, साथ बाजू मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी क्या कर रही है? थक रही है। तो बॉडी थक रही है तो वो अपनी थकान कैसे उतारेगी? वो बाहर की इन्वायरमेंट से ज्यादा क्या करेगी? ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो फिर अब बाहर से हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉल हो रहा है, जो ज्यादा एनर्जी बनाई जा रही है और मसल्स और लेग्स की तरफ भेजी जा रही है, उसको क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी? सबसे पहले पॉइंट है जी, एक्सरसाइज इंक्रीजेस द रेट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। कह रहा है जब भी आप क्या करते हो, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो जो आपका सेलुलर रिस्पायरेशन है, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद फ्रेश ऑक्सीजन। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन में हमने यही पढ़ा था ना कि मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू क्या बनती है? एनर्जी बनती है। तो एनर्जी कैसे बनेगी? जब बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा? बाहर निकाला जाएगा और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवाकर एटीपी बनाई जाएगी। ठीक है, तो अब से फॉर एग्जांपल मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, ठीक है, मैंने एक्सरसाइज शुरू किया तो क्या होगा? एक्सरसाइज करने से जो मेरा सेलुलर रिस्पायरेशन का रेट है वो बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि मेरा हर वो मसल जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल हो रहा है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसको क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो ज्यादा एनर्जी कैसे पूरी होगी? सेलुलर रिस्पायरेशन को बढ़ाकर एटीपी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाएगी, तो अब एनर्जी भी क्या होना शुरू हो जाएगी? ज्यादा बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम जो सांस ले रहे होते हैं उसकी स्पीड जब बढ़ जाती है, जब स्पीड बढ़ जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन को इनटेक किया जा रहा है, तो एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ज्यादा बनेगी ना। ठीक है, वही बात होगी ना कि अगर एक इंडस्ट्री है वो छोटे पैमाने पर काम कर रही है तो उसकी वेस्ट प्रोडक्शन भी कम होगी। ठीक, और अगर वही इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दे, अगर वही इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दे तो फिर उसकी वेस्ट प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह जब ह्यूमन बॉडी ने नॉर्मल सर्कमस्टांसिस को छोड़कर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस से क्या किया है? सेलुलर रिस्पायरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन बढ़ जाने से क्या हो रहा है? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। ठीक है, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि रिस्पायरेटरी सेंटर जो होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही उस रिस्पायरेटरी सेंटर ने डिटेक्ट किया कि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई है? बढ़ गई है, तो वो क्या करेगा? हमारी जो स्पीड है सांस लेने की उसको भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जैसे ही हम भागना शुरू करते हैं हमारी सांस फूल जाती है, हम तेजी तेजी से सांस लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भागने से हमारी क्या हुई थी? सेलुलर रिस्पायरेशन बढ़ गई थी, एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनी थी और एज अ रिजल्ट रिस्पायरेटरी सेंटर एक्टिव हुआ था और रिस्पायरेटरी सेंटर ने क्या किया था? फिजिकल रेट ऑफ ब्रीदिंग को भी क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा? अब रिस्पायरेटरी सेंटर खुद तो काम नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब दिमाग ने तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज नहीं ना करना, दिमाग ने क्या करना है? दिमाग ने सिग्नल देना है। दिमाग सिग्नल किसको देगा? दिमाग सिग्नल देगा रिब मसल्स को, जो उस दिन हमने पढ़े थे, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, उन इंटरकोस्टल मसल्स को सिग्नल देगा और क्या करेगा? डायाफ्राम को सिग्नल देगा। यानी डायाफ्राम जहां पर आपकी रिब्स खत्म हो रही थी उसके नीचे जो मैंने आपको डोम शेप्ड जगह का बताया था, ठीक है,
रिस्पायरेटरी सेंटर क्या करेगा, रिस्पायरेटरी सेंटर ऐसे केमिकल्स डिटेक्ट करवाएगा, वो केमिकल्स कहाँ पर ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा, वो केमिकल्स कहाँ पर डिटेक्ट होंगे, रिब के इंटरकोस्टल मसल्स में और डायाफ्राम में, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ये क्या करेंगे, ये जल्दी जल्दी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। रिब मसल्स और डायाफ्राम क्या करेगा, वो तेजी से अपनी जो कंट्रैक्शन थी और रिलैक्सेशन थी उसको क्या कर देगा, शुरू कर देगा, ठीक है। और इस तरह फिर वो क्या करेंगे, फोर्सफुली ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सपेल आउट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा फ्रेश एयर को क्या करेंगे, जिसके जो कि रिच इन ऑक्सीजन होगी उसको इनटेक करेंगे। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट तक राइज हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस से ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी जहां पहले 1 मिनट में 16 से 20 दफा सांस लेना था, अब क्या होगा, 1 मिनट में 30 से 40 दफा सांस लेना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको क्या किया जा सके, बॉडी से निकाला जा सके और ज्यादा से ज्यादा फ्रेश ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाया जा सके, ठीक है। ये आसान सा था, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कौन सी चीज करती है, रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। अब रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन ब्रीदिंग रेट को कैसे कंट्रोल करेगा, वो आपके पास ऐसे केमिकल सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, और उन्हें बॉडी के अंदर फ्लो करवाएगा, जो कि रिब मसल्स में और डायफ्राम में जाकर डिटेक्ट होंगे। डायफ्राम में जाकर डिटेक्ट होने के बाद वो क्या करेंगे, वो इनकी मूवमेंट को, इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बढ़ा देंगे, और इनको बढ़ा देने से फिर क्या होगा, जो ब्रीदिंग रेट है वो तेज हो जाएगा, और फिर आप लोगों के पास जो है ह्यूमन बॉडी ऑलमोस्ट 30 to 40 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करेगी, और जो एक्टिविटी है, जो नॉर्मल ऑक्सीजन डिमांड है, उसको क्या करेगी, मेंटेन रखेगी, ठीक है। अब हम आते हैं जी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की तरफ। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स यानी सांस लेने की बीमारियां या ऐसी बीमारियां जो कि सांस के रास्ते में रुकावट बनती हैं, सांस लेने के रास्ते में रुकावट बनती हैं, ठीक है। डिसऑर्डर कहते हैं बीमारी को, रिस्पायरेटरी सांस की बीमारियां। अब इनमें से जब पहली है वो क्या है जी, ब्रोंकाइटिस। क्या है जी, ब्रोंकाइटिस। अब नाम से पता चल रहा है कि मैंने जब उस दिन आपको ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स पढ़ाया था ना, ठीक है, ब्रोंकाई क्या थे, ट्रैकिया जैसे ही 2 में डिवाइड होता था वो क्या बन जाता था, ब्रोंकाई, ठीक है। और ब्रोंकाई फिर फर्दर सब डिवाइड होकर क्या बना देते थे, ब्रोंक्यूल्स। तो इसी तरह आप ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि वही ब्रोंकाई, यानी जैसे ही 2 लंग्स में डिवाइड हुआ ट्रैकिया, एक लेफ्ट तरफ गया और एक राइट तरफ गया, उन दोनों में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन मीन्स सूजन हो जाएगी, ठीक है, वो सूज जाएंगे। अब वो भी सूजेंगे, उनके सूजने की वजह से क्या होगा, आगे जो फर्दर सब डिवीजन हुई थी छोटी छोटी, ठीक है, छोटे से छोटे तार जो ब्रोंक्यूल्स बनते जा रहे थे, वो भी क्या हो जाएंगे, सूजना शुरू हो जाएंगे। जब वो सूजना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्व्स एंड नर्विंग ऑफ ट्यूब्स, ठीक है। देन आपके पास क्या होगा, अब जब आपके पास ब्रोंकाइटिस हो गया खुदा न खास्ता किसी बंदे को, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लंग्स के अंदर एक्सेसिव म्यूकस यानी रेशा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बलगम वाली खांसी होती है ना, तो वो जो अंदर से बलगम आ रहा होता है वो इधर ही लंग्स के अंदर से आता है, ठीक है, और वो क्यों बन रहा होता है, ब्रोंकाइटिस की वजह से बन रहा होता है, ठीक है। अब आपके पास म्यूकस बनना शुरू हो गया। म्यूकस क्या होगा, जब म्यूकस बनेगा तो जो आपके बॉडी के अंदर ट्यूब्स होंगी, ठीक है, वो जो ब्रोंक्यूल्स बने हुए थे उनमें क्या हो जाएगी, सूजन स्टार्ट हो जाएगी, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर जब उनमें स्वेलिंग स्टार्ट होगी तो वो जो उनकी ओपनिंग थी, उनका एयर पैसेज वे था, वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट इज काज्ड बाय वायरसेस। समटाइम्स क्या होता है जी, वायरस की वजह से होती है, कुछ केसेस में बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाती है, और एक्सपोजर टू द केमिकल इरिटेंट्स, फॉर एग्जांपल टोबैको स्मोक, और बहुत सारे केसेस में सिगरेट पीने की वजह से भी हो जाती है। अब सिगरेट पीने से जरूरी नहीं है कि जो बंदा सिगरेट पी रहा है सिर्फ वही बीमार हो, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल कोई शख्स सिगरेट आपके पास बैठा पी रहा है, तो उसका स्मोक फिर भी आपके नाक के जरिए, मुंह के जरिए अंदर जा रहा है, ठीक है, तो आपको तब भी ब्रोंकाइटिस होने का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए एक तो खुद स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए ताकि अपनी हेल्थ भी बची रहे, और स्मोकिंग इसलिए भी अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपके आसपास जो लोग बैठे हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो,
ठीक है, उनको भी कोई बीमारियां ना हो। तो अब ब्रोंकाइटिस के बारे में हमने पढ़ लिया। व्हाट वाज ब्रोंकाइटिस जी? ब्रोंकाइटिस क्या था? ब्रोंकाइटिस हमारे पास सूजन है किस चीज की? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है जी? इसमें यह होता है नुकसान कि हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन से जो ट्यूबुलर वाल्व्स हैं, ठीक है, ट्यूबुलर वाल्व्स मतलब जिन वाल्व्स ने मिलकर ट्यूब्स सी बनाई होती हैं, जिन नर्व्स ने मिलकर ट्यूब्स सी बनाई होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? नैरो हो जाती हैं। जब वो नैरो हो जाएंगी तो एयर के लिए जो है वो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और फिर हमारे पास जो सांस लेने में रुकावट पैदा होगी। ठीक है, इसकी वजूहत क्या क्या हैं? वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, और समटाइम्स एक्सपोजर टू द केमिकल इरिटेंट्स जैसे कि टोबैको स्मोक है। ठीक है, अब केमिकल इरिटेंट से जरूरी नहीं है टोबैको स्मोक हो, कुछ लोगों को पोलन से भी एनर्जी होती है, फूल छूंगा और फिर खांसने बैठ गए या सांस आना बंद हो गया। ठीक है, तो वो भी इसी तरह का इन्फेक्शन होता है। इसीलिए फूल पकड़ते साथ उसको सूंघना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई पता नहीं, हो सकता है आप भी जो है पोलन एलर्जी का शिकार हो, तो इसलिए हर फूल को फौरन उठाते साथ सूंघना नहीं चाहिए। अब से फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस हो गया है, तो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, यानी अलामात क्या क्या आएंगी? ठीक है, कफ, खांसी होगी, माइल्ड वीजिंग, सांस लेंगे ना जब आप, तो चेस्ट वॉल के अंदर ऐसे लगेगा जैसे सीटियां बज रही हैं। ठीक है, कभी कभी जब गला बहुत ज्यादा खराब होता है ना, तो इंसान सांस लेता है तो खुद भी उसको महसूस होता है कि जिस्म के अंदर सीटियां बज रही हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? माइल्ड वीजिंग। माइल्ड का मतलब होता है हल्के पैमाने पे, वीजिंग जिस्म के अंदर से खड़ खड़ की आवाज सी आना। फीवर, बुखार हो जाएगा, चिल्स, सर्दियां लगेंगी, सर्दी लगेगी, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, खास तौर पर तब जब आपको कोई मुश्किल काम करना पड़ेगा। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस मजीद आगे दो इकसाम में डिवाइड हुआ है। एक होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब जो कि कम डैमेजिंग है, ठीक है, जो कि हल्के पैमाने पर है, और क्रॉनिक कहते हैं बहुत ज़्यादा सीवियर को, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका हो। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होगा? इट यूजुअली लास्ट्स अबाउट 2 वीक्स एंड पेशेंट्स रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? कहता है कि जिस किसी शख्स को एक्यूट ब्रोंकाइटिस होगा, वो तकरीबन 2 वीक्स में, ठीक है, खुद ब खुद रिकवर भी हो सकता है, या दवाई लेगा तो 2 वीक्स के अंदर क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा, और उसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को कोई परमानेंट डैमेज नहीं होगा, यानी उनकी जो वाल है वो परमानेंट डैमेज से रप्चर नहीं होगी, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का साइज एक्सटेंड नहीं करेगा। ठीक है, और जो क्रॉनिक है उसमें क्या होगा? इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया किसी को, तो क्या होगा? जो सूजन है वो भी खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक के समटाइम्स जो एंड वाली वॉल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पतली हैं, जिनमें कार्टिलेज नहीं है, वो बर्स्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, और इसको रिकवर होने में कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चाहिए। ठीक हो गया। देन मूव करते हैं जी, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर का दूसरा डिसऑर्डर है एम्फीसीमा। दूसरा डिसऑर्डर क्या है जी? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या होता है आपके पास? इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। अब ये देखें, ये डायग्राम में आपको शो कर रहा हूँ, ये ऊपर जो है ना, अच्छा ये देखें जी, एम्फीसीमा के बारे में हम बात कर रहे हैं। एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई का मतलब ये है कि मैंने आपको उस दिन जब पढ़ाई थी ना एल्वियोलाई, ठीक, मैंने आपको बताया था कि ये बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह होते हैं। ठीक है, फाइन डिवीजन होंगी, सैक्स होंगी, तो उन सैक्स के दरमियान जो वॉल्स होती हैं ऐसे, ये देखें, अब ये एक फाइन वॉल है, एक बाउंड्री है, एक फाइन बाउंड्री है, एक फाइन बाउंड्री है। ठीक, आपके पास काफ़ी सारी जो है वो छोटी छोटी स्पेसिस, छोटी छोटी ओपनिंग्स बन गई हैं। लेकिन अब खुदा न खास्ता किसी बंदे को एम्फीसीमा हो गया है, तो ये देखें उसकी इस तरह ये जो फाइन डिवीजन हुई हुई है, ये जो वॉल्स हैं छोटी छोटी, ये क्या हो गई हैं? ये डिसरप्ट हो गई हैं, और वो छोटी छोटी वॉल्स डिस्ट्रॉय होने के बाद एक ही बड़ी सी क्या बन गई है? सैक बन गई है। तो अब सरफेस एरिया क्या हो गया है? कम हो गया। ठीक है,
आपके पास अगर इस तरह छोटी छोटी सैक्स बनी हुई थी तो सरफेस एरिया क्या था, ज़्यादा था। जैसे आपके टॉवल के ऊपर छोटी छोटी जो बुर होती है ना, वो आपकी हाथ मुंह को ड्राई करने में आसानी करती है। अगर किसी का टॉवल किसी वजह से बहुत पुराना हो गया, ठीक है, और उसने अभी तक चेंज नहीं किया, तो ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता जब वो बुर खत्म हो जाती है तो टॉवल ड्राई करना छोड़ देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, वो खुद बहुत जल्दी भीग जाता है। तो अब इसी तरह जब अल्वियोलाई की वाल्स डिस्ट्रक्ट हो गई हैं, ठीक है, ख़त्म हो गई हैं, उनमें डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो अब यहाँ पर वो जो छोटी छोटी सैक्स थी वो भी ख़त्म होकर क्या बन गई हैं, एक ही बड़ी सी सैक बन गई है, ठीक है। तो अब इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। कहता है अब वो थैला तो बड़ा बन गया है, ठीक है, अल्वियोलर सैक जो है वो तो बड़ी हो गई है, लेकिन उसके अंदर जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया है, कम हो गया, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक बॉक्स के अंदर पहले आपने पार्टीशंस बनाई हुई थी, तो आप अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते थे, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें आ जानी थी। लेकिन अब अगर उसके अंदर से आपने वही पार्टीशन ख़त्म कर दिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई हारमनी नहीं है, सारी चीज़ें ऐसे ही आपने अंदर फेंक दी हैं बस, ठीक है, तो बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो रह जाएंगी और उसके अंदर जो है आपका सामान भी कम आएगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह जब अल्वियोलर सैक्स प्रॉपर बनी हुई थी, हर किसी में अपनी फाइन बाउंड्री थी, तो एयर जो जाती थी उसके पास मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स थे रहने के लिए, सब में फिल हो जाती थी, तो सब में से इजीली फिर गैसियस एक्सचेंज हो जाता था। अब ये फाइन वॉल्स जो हैं वो क्या हो गई हैं, डिस्टर्ब हो गई हैं, बर्स्ट हो गई हैं। तो अब इस तरह एक बड़ी सैक बन गई है जिसका सरफेस एरिया क्या हो गया, ओवरऑल सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। एज लंग्स टिश्यू ब्रेक्स डाउन, the lungs do not come back to their original shape after exhalation, so air cannot be pushed out and it is trapped inside the lungs. अब इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि जब आपके पास ये वाली वॉल्स ब्रेक हो गई हैं, ठीक है, तो अब आपके लिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लंग्स जो हैं वो डिके होना शुरू हो गए, इनके टिश्यूज जो हैं वो क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए। जब टिश्यूज ख़त्म हो गए हैं तो ये कंट्रैक्ट नहीं हो पाएगी हवा को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। जब हवा बाहर नहीं आएगी तो मजीद फ्रेश एयर के लिए यहाँ पर जाने की गुंजाइश नहीं बचेगी, ठीक है। जब यहाँ पर फ्रेश एयर के आने की गुंजाइश नहीं बचेगी तो एज अ रिजल्ट जो ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी की वो क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। बॉडी कहेगी मुझे मजीद ऑक्सीजन दो, लेकिन आप उसको चाह कर भी मजीद ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले से मौजूद एयर है लंग्स में वो प्रॉपरली बाहर आती ही नहीं है, तो मजीद फ्रेश एयर प्रोवाइड करना जो है वो फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्वियोलर एम्फीसीमा में क्या होगा, आपकी जो एल्वियोलर सैक्स हैं या जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से छोटी छोटी सैक्स जो हैं वो डिस्ट्रक्ट होकर क्या बना देंगी, एक ही बड़ी सी सैक बना देगी, एक ही बड़ी सी सैक बना देगी। और फिर क्या होगा जी, आपके पास लंग टिश्यूज जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। लंग टिश्यूज के ब्रेक डाउन की वजह से क्या होगा, लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर दोबारा कभी नहीं आ सकेंगी और जो उनके अंदर ट्रैप्ड एयर होगी वो अंदर ही रह जाएगी, बाहर नहीं आएगी। तो वो ऑक्सीजन चूंकि वो वाली एयर जो है वो चूंकि रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो अब क्या होगा, आपके पास वो बाहर नहीं आ रही, मतलब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को कम मिलेगी और आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी, ठीक है, हर वक्त सांस फूला रहेगा, ठीक है, फटीग, जिस्म बहुत ज़्यादा थका रहता है, आप किसी वक्त भी फ्रेश नहीं होगे। क्योंकि फ्रेशनेस कैसे आएगी, जब फ्रेश ऑक्सीजन आएगी, फ्रेश ऑक्सीजन आएगी तो एटीपी बनेगी, जब एटीपी नहीं बनेगी तो हर टाइम क्या होगा, थकन रहेगी, ठीक है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार आपको लंग्स के इन्फेक्शन होंगे, सांस लेने में तकलीफ होगी या बार बार कोई ना कोई मसला होता रहेगा, ठीक है। और वेट लॉस, आपका वजन जो है वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक। इफेक्ट्स, by the time the symptoms of emphysema appear the patient has usually lost 50 to 70% of his or lung tissues। क्या कह रहा है कि जब जाके एम्फीसीमा का पता चलना शुरू होता है, एम्फीसीमा जब अपीयर होना शुरू होता है बॉडी के अंदर, तब पेशेंट ऑलमोस्ट अपना 50 to 70% लंग टिश्यूज उसके क्या हो सकते हैं, हो चुके होते हैं, डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड मे गेट सो लो दैट इट कॉजेज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। कहता है बॉडी के अंदर
ऑक्सीजन का रेट इतना कम हो जाता है कि अक्सर औकात बहुत बड़े बड़े खतरात जो हैं वो लाक हो जाते हैं, इंसान जो है वो मर भी सकता है। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि इसकी जो सिम्टम्स हैं वो इतने जल्दी अपीयर नहीं होते, और जब तक ये अपीयर होते हैं लंग्स बुरी तरह डैमेज हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से डेथ जो है वो हो सकती है। बच्चों, जिसको स्क्रीन में क्लियर नहीं नज़र आ रहा वो बुक खोल ले साथ, ठीक है, आपके बुक में ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली मेंशन है, तो आप साथ बुक खोल लें ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छा जी, थर्ड है जी हमारे पास निमोनिया। निमोनिया के बारे में तो आपने बहुत दफ़ा सुना भी होगा, ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब निमोनिया में बेसिकली होता क्या है, इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। इन्फेक्शन ऑफ लंग्स का मतलब ये है कि ये एक लंग्स की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, ठीक है। इसमें होगा क्या, इफ दिस इन्फेक्शन इफेक्ट्स बोथ द लंग्स देन इट इज कॉल्ड एज डबल नमूनिया। डबल नमूनिया हो गया जी, अक्सर हम सुनते हैं जी इस बंदे को क्या हुआ था जी, इसको डबल नमूनिया हो गया। डबल नमूनिया का क्या मतलब है कि एट द सेम टाइम आपका एक लंग भी डैमेज हो गया और आपका दूसरा लंग भी डैमेज हो गया, तो डबल नमूनिया। अगर सिर्फ एक लंग में इन्फेक्शन हुआ तो फिर सिर्फ नमूनिया, ठीक है। अब ये होता किस किस वजह से है, कहता है जी बैक्टीरियम स्पेक्ट्रोकोकस निमोनाए, ठीक है। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया है यानी बैक्टीरिया की सिंगुलर, बैक्टीरियम। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए ये उस बैक्टीरिया का नाम है, या इसकी वजह से होगा सम वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस। अगर वायरस का केस है तो फिर कौन सा वायरस का काज कर रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। एंड फंगल इन्फेक्शंस में आल्सो लीड टू निमोनिया, या फिर क्या होगा, किसी किस्म का फंगस बॉडी के अंदर इंटर हो गया सांस लेते हुए, तो वो आपको क्या कर सकता है, निमोनिया काज कर सकता है, ठीक है। When the causative organisms enter the alveoli, they settle there and grow in number. अब जैसे ही नाक या मुंह के जरिए नमूनिया क्रिएट करने वाली इनमें से कोई भी एक चीज, या बैक्टीरिया या वायरस या फंगस बॉडी के अंदर इंटर हुई है, तो अब क्या होगा, वो वहां पर सेटल डाउन हो जाएगा लंग्स के अंदर, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके नंबर जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। देन क्या होगा आपके पास, दे ब्रेक द लंग टिश्यूज एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। कहता है जैसे जैसे लंग टिश्यूज को वो ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे, वो उनको डैमेज करना शुरू करेंगे, डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे, बॉडी के अंदर क्या होगा, ऐसे पीप पड़ना शुरू हो जाएगी लंग्स के अंदर, और इसके अंदर रेशा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पानी जैसे अगर आपको कोई गहरा जख्म लग जाता है तो उसके गिर्द पस पड़ जाती है ना, वाइट वाइट सा हो जाता है, ठीक है। वैसे लंग्स के अंदर भी पस पड़ना शुरू हो जाएगी और फ्लूइड्स निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, गंदा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। सिम्टम्स क्या हैं जी इसके, कोल्ड दैट इज फॉलोड बाय अ हाई फीवर, इंसान को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है और बहुत शदीद बुखार हो जाता है, ठीक है। शिवरिंग, इंसान हर वक्त कांपता रहता है। एंड कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन, और ऐसी खांसी आती है जिससे बार बार मुंह में बलगम आता है, ठीक है, बलगम वाली गंदी खांसी आती है। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, इंसान को सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। द पेशेंट्स स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश, ठीक है। कह रहा है कि इंसान के जो बॉडी का कलर है वो ऐसा हो जाएगा जैसे डस्क। डस्क का मतलब क्या होता है, जब शाम हो रही होती है ना, तो धूप आपने देखा होगा एक अजीब सा पीलापन होता है धूप में, ठीक है, तो वो वैसा जैसे शाम हो रही हो वैसा सा पीला सा रंग हो जाएगा, डस्की और पर्पलिश। इंसान ऐसा लगेगा, या फिर ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि इंसान जो है वो पर्पल हो रहा है। क्यों पर्पल हो रहा है, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा हो जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी को क्या करता है, पर्पलिश हिंट देना शुरू कर देता है, बॉडी को पर्पल करना शुरू कर देता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। हमारा जो कलर बॉडी का चेंज होगा वो क्यों होगा, पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड की वजह से। अब पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड क्यों हो रही है, जहां पर एयर ने जाना था वहां पर बलगम प्रेजेंट है, ठीक है, वो एयर को नहीं आने दे रहा, तो एयर जब नहीं आ पाएगी तो क्या होगा, आपके पास सांस लेने में दुश्वारी होगी और ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो सकेगी। अब इलाज क्या किया जाता है जी, वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। अब देखें, एक बात याद रखिएगा, वायरस की वैक्सीन तैयार करना बहुत मुश्किल काम है,
इसीलिए अभी तक कोरोना वायरस की भी वैक्सीन जो है वो नहीं बन पा रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि वायरस को जब हम बॉडी से बाहर निकाल के टेस्ट करते हैं तो वायरस क्या करता है, वो खुद ही डेड हो जाता है। ठीक है, उसके वो लिविंग एट्रीब्यूट्स ही नहीं शो करता, तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हमने उसके अगेंस्ट जो मेडिसिन तैयार की है वो काम भी कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो इसीलिए जो बैक्टीरियल नमूनिया है उसके लिए तो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए। ठीक है, और सर्टेन केसेस में जब वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो फिर आप क्या करोगे, कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो उस नमूनिया को क्या करेंगी, उसके सिम्टम्स को कम करेंगी, लेकिन प्रॉपर कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई हुई उनके लिए। ठीक है, वायरल डिजीजेस के लिए वैक्सीन तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। अब ये जो आपके पास नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है, ठीक है, जिसको आप फ्लू बोलते हैं, ये फ्लू भी क्या है, एक वायरल डिजीज है। अब ये एक दफा इंसान को हो गई है तो ये हर बदलते मौसम के साथ एक तो खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है, यानी सर्दियां जैसे ही आएंगी, आपने नोटिस किया होगा क्लास में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है, नजला जुकाम हो जाता है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, मेडिकेशन लेते हैं, तो ये वायरस जो है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ये रेस्ट मोड में चला जाता है, इन्फेक्शन काज करना बंद कर देता है। फिर जैसे ही इसको लगता है आउटर एनवायरनमेंट में कंडीशंस मेरे लिए फेवरेबल हैं, ये दोबारा से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए कोरोना के बारे में भी अभी तक जो है वो रिसर्च चल रही है और परमानेंट इलाज जो है वो कोई नहीं बना। तो इसी तरह जब वायरल नमूनिया है, इसका भी कोई परमानेंट इलाज जो है वो नहीं बना हुआ अभी तक। ठीक है, अब ये था हमारा आज का लेक्चर। इस आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आपके पास 7 मिनट हैं, आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इस लेक्चर के अलावा पिछले लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपने घर में पढ़ा हो, कोई बात ना समझ आई हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जरा अपने क्वेश्चन जो हैं वो टाइप कर करके भेज दें। बच्चे, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बीमारी फैलाने वाला। कॉज का मतलब होता है ना वजह, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इस बीमारी की वजह बने। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? द वर्ड पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स मीन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस बीमारी की वजह बने। एनी अदर क्वेश्चन? बच्चे, वर्ड इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन हो जाना, सूज जाना। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन बेसिकली ऐसी सूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस होता है ना, इंसान को अल्लाह ना करे, तो हेपेटाइटिस जिस वायरस की वजह से होता है। ठीक है, वो वायरस क्या करता है, आपके लिवर को सुझा देता है, तो जब आपका लिवर सूज जाता है तो उसके लिए लफ्ज बोला जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। ठीक है, तो इसी तरह अब हमारे केस में यहाँ पर वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से हमारे जो रिस्पायरेटरी सेंटर्स हैं इनके अंदर क्या हो रही है, सूजन हो रही है, तो इसलिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया है, इन्फ्लेमेशन इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, व्हाट आर केमिकल इरिटेंट्स? बच्चे, केमिकल इरिटेंट्स का मतलब ये है कि ऐसे केमिकल्स जो कि एलर्जी काज कर सकें। ठीक हो गया, केमिकल इरिटेंट्स क्या करते हैं, ऐसे केमिकल्स को बोला जाता है जो एलर्जी काज करें। जैसे तंबाकू का धुआं है जिसके अंदर निकोटीन है। ठीक है, अब वो निकोटीन अगर आपने इनहेल कर लिया है तो आपको खांसी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या है, एक केमिकल इरिटेंट है। समटाइम्स एयर फ्रेशनर करते हो आप या परफ्यूम करते हो, ठीक है, या मच्छर मार स्प्रे किया आपने घर में, तो उस स्प्रे के बाद भी फौरन आपको क्या हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है, तो वो भी क्या है, एक केमिकल इरिटेंट है। केमिकल से मुराद केमिकल हो गया, ठीक है, यानी कोई भी कीमियाई चीज, और इरिटेंट से मुराद है तंग करने वाला। ठीक है, जैसे कहते हैं ना क्लास में टीचर कहता है ये बच्चा बहुत इरिटेटिंग है, मतलब ये बच्चा बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। तो केमिकल इरिटेंट्स मतलब ऐसे केमिकल्स जो नुकसान पहुंचाएं, जो इरिटेशन काज करें, जो तंग करें। सर, यू रिलेट एम्फीसीमा विद ऑक्सीजन, काइंडली एक्सप्लेन दिस अगेन। अच्छा, ये देखें, एम्फीसीमा मैंने ऑक्सीजन के साथ रिलेट ऐसे किया था कि अभी ये देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल लंग है। ठीक है, और ये आपके पास वो वाली लंग है जिसको एम्फीसीमा हो चुका है। तो नॉर्मल लंग में आपके पास देखते हैं ये फाइन जो है डिवीजन हुई हुई है।
फाइन डिवीजन मुराद यहाँ पर एल्वियोलर सैक्स जो हैं वो प्रॉपरली अरेंज हैं, बहुत सारी एल्वियोलर सैक्स हैं, ठीक है। तो हर एल्वियोलर सैक क्या करेगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर को इंट्रैप करेगी, और जब इसको दोबारा ऑर्डर मिलेगा कि एयर को एक्सपेल आउट करो, तो ये दोबारा कंप्रेस होकर यहाँ से एयर को क्या करेंगी, एक्सपेल आउट भी कर देंगी, ठीक। लेकिन अब अगर एम्फीसीमा हो गया है आपको और ये वाली वॉल्व जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं और इस छोटी सैक की जगह ऐसे एक बड़ी सी सैक बन गई है, ठीक। तो अब क्या होगा, अब इस बड़ी सी सैक की वजह से इसके अंदर जो टिश्यूज वगैरह थे वो भी क्या हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, ठीक है। जैसे आपकी फिंगर पे अगर कट गहरा लग जाए तो आप अपनी फिंगर को फोल्ड नहीं कर पाते, फिंगर को फोल्ड नहीं कर पाते, क्यों, फिंगर दर्द करती है, ठीक है। तो इसी तरह आपके जब अल्वियोलाई की वाल्स के अंदर भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, इनमें इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो अब ये कंप्रेस नहीं हो पाएंगी। जब ये कंप्रेस नहीं होंगी तो इनके अंदर जो कि गंदी एयर थी जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को इनक्लोज किया हुआ था वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। जब वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगी तो उसकी जगह फिर फ्रेश एयर जिसके पास ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं आएगी। जब वो अंदर नहीं आ सकती तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। जब एक्सचेंज नहीं होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आई होप सो अब क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस? बच्चे रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब ये है बार बार बीमारियां लगना, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको अभी खांसी हुई है, ठीक, तो उसके बाद आप जो है वो 3-4 हफ्ते के लिए या 3-4 महीने के लिए बिल्कुल ठीक हो गए हो, ऐसा नहीं होगा। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब ये है कि एक दिन आपको तेज खांसी लगी हुई है, हो सकता है कुछ देर बाद आपको साथ जुकाम भी शुरू हो जाए, कुछ देर के लिए दोनों ठीक हो जाए, कुछ घंटों बाद फिर दोबारा आपको नजला जुकाम शुरू हो जाए, ठीक है। या आपको बार बार खांसी आना शुरू होगी तो खांसी आती ही रहेगी, छींकें आना शुरू होंगी तो छींकें आती रहेंगी। ये होते हैं रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। देन कहता है जी why excessive secretions of mucus occur as a result of bronchitis disease? अच्छा ये देखें जी, एक्सेसिव सिक्रीशंस मैंने आपको बच्चे उस दिन भी बताया था कि हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस होता है ना, ठीक है, या हमारे चेस्ट वॉल के ऊपर जो फाइन हेयर वाले सेल्स होते हैं जिनको सिलिएटेड सेल्स बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या और कोई चीज जो है वो अंदर ना जा सके, ठीक हो गया। तो अब जब ब्रोंकाई की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो रही है आपको, तो म्यूकस इसलिए प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है क्योंकि बॉडी के अंदर वायरसेस या बैक्टीरिया इंटर हो चुके होते हैं, ठीक है। अब वायरसेस या बैक्टीरिया इंटर हो गए हैं तो वो एक फॉरेन पार्टिकल है, म्यूकस ने क्या करना है, म्यूकस ने इनको बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। वो अपनी प्रोटेक्शन की वजह से लंग्स क्या करती है, बनाना शुरू करती है, लेकिन वो इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका होता है, वो वायरसेस और बैक्टीरिया इतने ज्यादा हो चुके होते हैं कि सिर्फ फिर इस म्यूकस से उसको कंट्रोल करना या उसको बाहर निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस हमारे पास जो वॉल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, और फिर सांस लेने में क्या होती है, दुश्वारी होती है, ठीक है। एक्सेसिव म्यूकस क्यों प्रोड्यूस होता है? एक्सेसिव म्यूकस इसलिए प्रोड्यूस होता है कि वायरसेस और बैक्टीरिया जो हैं या जो केमिकल इरिटेंट बॉडी के अंदर इंटर हुए हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए हैं, और अब उनकी वजह से जो है वो नुकसान बढ़ने का खतरा ज़्यादा हो गया है। तो म्यूकस क्या करेगा, अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो सिक्रीट किया जा रहा था उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वायरसेस और बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर निकाला जा सके, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ म्यूकस की प्रोडक्शन की वजह से निकालना जो है वो फिर क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपके पास क्या होगा, जो सांस की लाइंस हैं, जो ट्यूब्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। एनी अदर क्वेश्चंस? हमारे पास लास्ट मिनट है जी, अगर किसी का क्वेश्चन आया तो ठीक, वरना आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसका क्या आपको आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है। आज की क्लास को फिर यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।